नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है सेट प्रैक्टिस करना। इससे आपके सिलेबस के सभी चैप्टर का रिवीजन हो जाता है, भूला हुआ प्रश्न याद हो जाता है और बहुत सारे नए प्रश्न भी सीखते हैं। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में है कि नगरपालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 243 के तो से 243 के यो छो तक। ठीक है, हिंदी में ये अनुच्छेद है। इंग्लिश में अगर देगा तो वो होगा 243 के पी से 243 का जेड जी तक। ये अनुच्छेद है नगरपालिका से संबंधित है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 243 के पी से 243 के जेड जी तक। ठीक है, ये नगरपालिका से है। अब पंचायती राज से कौन सा अनुच्छेद है वो भी ध्यान रखना है। पंचायती राज का अनुच्छेद है 243 का ए से, या तो 243 से बोलेंगे, 243 से 243 के ओ तक है, वो है पंचायती राज से संबंधित। पंचायती राज और नगरपालिका से कई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबको एक साथ यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों तैयारी करने का शानदार तरीका यही होता है कि जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए तो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है सबको एक साथ रिवीजन करना चाहिए। अब पंचायती राज जो व्यवस्था है किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था। तो पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ था। ठीक है, 73वां। और नगरपालिका वो 74वां संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ था। ठीक है, पंचायती राज को किस अनुसूची में रखा गया, तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज और 12वीं अनुसूची में हो गया नगरपालिका। ठीक है, जब भी आपके पास अगर पंचायत से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए या तो नगरपालिका से, तो दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों लगातार साथ में ही दोनों का ये लागू हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे कि 73वां संविधान पंचायती राज, 74वां संविधान के तहत नगरपालिका, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज, 12वीं अनुसूची में है नगरपालिका, ये ध्यान रखना है। अच्छा, पंचायती राज व्यवस्था जो है किस भाग में है, तो पंचायती राज व्यवस्था जो है भाग 9 में है। ठीक है, और नगरपालिका किस में है, तो भाग 9 के ए में है। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, तो ये हुआ था राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है, और पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, तो ये हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, ये ध्यान रखना, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। और इसी 24 अप्रैल से न पंचायती राज दिवस मनाया जाने लगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40 में। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है ग्राम पंचायत का गठन है अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायपीडा निम्नलिखित में से किस भारतीय सीमावर्ती देश की राजधानी है, तो नायपीडा जो है ये म्यांमार की राजधानी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। और आपको ये खास करके ध्यान रखना है बिहार के एग्जाम में कि जो भारत का जो पड़ोसी देश है उसका राजधानी, मुद्रा और वहाँ की आधिकारिक भाषा, ये निश्चित रूप से याद रखना है आपको, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। 1-2-3 क्वेश्चन राजधानी या तो मुद्रा और भाषा से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है पड़ोसी देश जितना सबका। अब जैसे नायपीडा ये क्या है, म्यांमार की क्या राजधानी है। ठीक है, तो आप पड़ोसी देश का जो राजधानी है सब देखिए। भूटान की राजधानी कहाँ है, थिम्पू। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। नेपाल की राजधानी काठमांडू। और चीन की राजधानी कहाँ है, बीजिंग। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका। तो ऐसे याद रखना सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्मा को किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है 1935 का अधिनियम के तहत है ना बर्मा को भारत से अलग किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बर्मा कब आज़ाद हुआ, तो 4 जनवरी 1948 को आज़ाद हुआ था। ठीक है, अब यहाँ है 1909 का अधिनियम। इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्लियामेंटरी सुधार कब आया, तो 1909 में आया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कब किया गया था, तो ये पार्लियामेंटरी सुधार के तहत 1909 में ही किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 1919 का अधिनियम से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अधिनियम के द्वारा है ना द्वैध शासन लागू हुआ था, तो द्वैध शासन 1919 के अधिनियम के तहत 1919 में लागू हुआ था। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है 1935 से कि किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन को समाप्त किया गया,
तो समाप्त किया गया था 1935 में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन बर्मा से ये भी पूछा जाता है कि म्यांमार का पुराना नाम क्या था, तो इसका नाम था बर्मा। म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की निम्न श्रेणियों का सही क्रम बताएं। हिमालय की श्रेणी जो है, तो इसका जो सही क्रम कौन सा है, उत्तर से दक्षिण में है, सबसे ऊपर जो है ना लद्दाख है, ठीक है, उत्तर में क्या है, लद्दाख है, उसके बाद है, सॉरी लद्दाख नहीं, सबसे ऊपर में जाएगा ना वो आएगा काराकोरम, ठीक है, सबसे ऊपर में आएगा काराकोरम, उसके बाद आएगा लद्दाख, ठीक है, उसके बाद जास्कर है, और सबसे दक्षिण में जो है वो पीरपंजाल है। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो इसका करेक्ट आंसर है पिंगली वेंकैया, ठीक है। अब यहाँ राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, जो पूछा गया है कई बार रिपीट हुआ है, वो सभी क्वेश्चन को देखेंगे। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का रेशियो कितना है, तो 3/2 है, पहले ये ध्यान रखना है। और तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। एक क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है कि पहली बार विदेशी धरती पर तिरंगा को किसने फहराया, तो मैडम भिखाजी कामा ने फहराया था, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि पहली बार जो विदेशी धरती पर तिरंगा कहाँ फहराया गया, तो जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया गया, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2023 के 16वां संस्करण में सर्वाधिक रन किस खिलाड़ी द्वारा बनाए जाने के कारण ऑरेंज कप दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये ऑरेंज कप जो शुभम गिल को मिला है, ठीक है। और एक होता है पर्पल कप, वो किसको मिला है, वो मोहम्मद शमी को मिला है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आईपीएल 2023 में जो है वो आईपीएल का कौन सा संस्करण हुआ था, तो 16वां संस्करण हुआ था, ये ध्यान रखना है। और आईपीएल 2023 का विजेता कौन है, चेन्नई सुपर किंग्स से गुजरात टाइटंस को हराकर जीता था, ठीक है। एक क्वेश्चन बिहार एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया था कि सर्वाधिक आईपीएल खिताब का विजेता कौन है, तो वो आंसर हुआ था मुंबई इंडियंस। लेकिन अब 2023 में जो चेन्नई सुपर किंग्स जीता तो दोनों को बराबर हो गया, सर्वाधिक आईपीएल खिताब विजेता दोनों मुंबई और चेन्नई सुपर किंग्स दोनों 5-5 बार विजेता हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अच्छा आईपीएल सबसे पहली बार कब हुआ था, 2008 में हुआ था, ये ध्यान रखना है। विश्व का विख्यात तेल शोधक कारखाना अबदान कहाँ है, तो ये अबदान जो है ना ईरान में है, ठीक है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको ध्यान रखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कौन सा है, तो वो जामनगर रिफाइनरी है। ये मालूम, दुनिया का अगर सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना भी पूछे तो यही है जामनगर रिफाइनरी, ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा भारत का प्रथम बड़ा तेल शोधक कारखाना कौन सा है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना, तो वो है डिगबोई, असम में है, ठीक है। तो इसे याद कैसे रखना है, देखिए अंग्रेज लोग जब जा रहे थे उस रास्ते से डिगबोई से, तो उसका नाम दूसरा कुछ था, ठीक है। लेकिन जब वो वहाँ से गुजर रहे थे तो एक क्या हुआ कि हाथी है ना नीचे बैठा हुआ था, तो उसमें क्या था, उसका जो शरीर है ना वो भीग गया था तेल से, ठीक है। तो जब अंग्रेज बोला, एक लड़के को बोला कि डिग मैंने तो खोदना, ठीक है। अब बॉय, लड़के में बॉय को बोला डिग बॉय मतलब वहाँ खोदने के लिए बोला, उसको लगा कि यहाँ पर कुछ है, तेल है, तो जब उसको खोदा तो डिग बॉय, तो वहीं से नाम हो गया था उसका डिग बॉय, ठीक। तो असम के डिगबोई में भारत का पहला तेल शोधक कारखाना है, ठीक है। अच्छा पेट्रोलियम उत्पादक देशों का समूह कौन सा है, ओपेक। अब पूछा जाता है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो वियना है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये अमेरिका से लिया गया है। देखिए ये हमारे संविधान में जो भी है किस देश से लिया गया है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबको यहाँ पर एक साथ रिवीजन करेंगे। जैसे अमेरिका से और क्या क्या चीज़ लिया गया है, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, प्रस्तावना किस देश से लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया है। देखिए प्रस्तावना की अवधारणा पूछे तो अमेरिका से लिया गया, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दे कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया, तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा विधि के समक्ष समानता ये किस देश से लिया गया, तो विधि के समक्ष समानता और एकल नागरिकता ये दोनों लिया गया ब्रिटेन से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, तो रूस के संविधान से लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया, तो आयरलैंड से लिया गया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। आपात उपबंध किस देश से लिया गया, तो जर्मनी से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था,
तो इसका करेक्ट आंसर है ये 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकार यानी अंगीकार किया गया। ठीक है, अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो यही 26 नवंबर को जो स्वीकार किया गया ना, तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो ऐसे इसको याद रखना है। ठीक है, और भारतीय संविधान जो है वो लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ दो क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ, तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। संविधान को पूर्ण रूप से तैयार होने में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, यानी 3 वर्ष में 12 दिन कम। ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसे प्राप्त होता है क्या, लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त होता है, तब तक वो अपने पद पर रहता है। ठीक है, अच्छा, प्रधानमंत्री का पद किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 74 में है, ये ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, अब पंचायती राज व्यवस्था आया तो नगरपालिका भी तुरंत यहीं पे साथ में देखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था को 73वां संविधान संशोधन और नगरपालिका को 74वां संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा मिला था। ठीक है, पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था, राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, वो तो 1969 में लागू हुआ था, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था जो संविधान में अधिनियम कब लागू हुआ, 24 अप्रैल 1993 को, और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज किस अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में, और नगरपालिका 12वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसके लेखक कौन है, गांधी जी हैं। हरिजन के लेखक भी गांधी जी हैं, और हिंद स्वराज के लेखक भी गांधी जी हैं। तो ये जो द होली फैमिली है, इसके लेखक गांधी जी नहीं है। द होली फैमिली के लेखक है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स की पुस्तक है ये। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक यहाँ है, आपको रिवीजन करना है। जैसे मदर इंडिया के लेखक कौन है, कैथरीन मेयो। फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक कौन है, लैरी कॉलिंस एवं डोतिनिक। रिपब्लिक के लेखक कौन है, प्लेटो। डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है, दांते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक श्री मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखी हुई है, तो ये जो कूली पुस्तक के लेखक मुल्कराज आनंद है। द बार्बर ट्रेड यूनियन के लेखक भी मुल्कराज आनंद है, और टू लीव्स एंड ए बड, इसके लेखक भी मुल्कराज आनंद है। तो इस तरह इसका आंसर हो जाता है उपर्युक्त सभी। ठीक है, और यहाँ पर 2 पुस्तक का आपको याद रखना है लेखक कौन है। एक है लाइफ डिवाइन, पुस्तक के लेखक कौन है, अरविंद घोष। ठीक है, लाइफ डिवाइन यहाँ कन्फ्यूजन वाला है इसलिए बता रहे हैं। देखिए, लाइफ डिवाइन के लेखक है अरविंद घोष। एक है डिवाइन लाइफ, तो इसके लेखक है शिवानंद। तो इसे याद कैसे रखना है यार, कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए, डिवाइन लाइफ तो शिवानंद, तो इसे याद रखना है डीबा शिवा। डीबा शिवा यानी कि डिवाइन लाइफ का शिवानंद। जो पहले डिवाइन आ रहा है ना, डिवाइन लाइफ, तो डिवाइन से जो स्टार्ट हो रहा है तो उसके लेखक भी शिवानंद है। डीबा शिवा, डायरेक्ट डीवा से शिवा में चला जाना है ना। डीवा शिवा, डिवाइन लाइफ के लेखक है शिवानंद, और लाइफ डिवाइन के लेखक है अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SEZ का पूरा रूप क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसी प्रकार कुछ है जिसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, जैसे एक है EP और Z, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। एक है AEG, जैसे यहाँ था SEG यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यहाँ एक है AEZ। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक जोन। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक जोन। और एक पूछा जाता है भेट का फुल फॉर्म, तो इसका क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स। तो ऐसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का पूरा रूप है, तो इसका करेक्ट आंसर है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, सार्क का
फुल फॉर्म क्या हो गया, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। अब यहाँ से पूछा जाता है कि सार्क की स्थापना कब हुआ, तो 8 दिसंबर 1985 में हुआ था, ढाका में हुआ था। ठीक है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो काठमांडू में। इसे याद कैसे रखना है, साका है ना, सार्क का काठमांडू, तो ऐसे याद रखना है। ठीक है, अच्छा आसियान का मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। देखिए ये सब क्या है, मुख्यालय पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सब है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। देखिए एक है यूनेस्को, एक है यूनिसेफ। तो यूनेस्को, देखिए नो में आयकर आ रहा है, यूनेस्को तो पेरिस, ऐसे रिलेट कर लेना। और यूनिसेफ तो न्यूयॉर्क। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, और वर्ल्ड बैंक और IMF ये दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये लाल रंग से पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। ठीक है, और नदी या समुद्र को किस रंग से दर्शाया जाता है, ब्लू रंग से। याद रखना है आपको, पर्वत और पहाड़ को लाल रंग से, और जो नदी और समुद्र का जो है होता है ना, ऐसे याद रखना है, समुद्र का रंग कैसे होता है, नीला होता है, तो वो ब्लू रंग से, नदी या समुद्र को ब्लू रंग से दर्शाया जाता है। अच्छा ऊंचा स्थान यानी पठार को ये पीला रंग से दर्शाया जाता है, और मैदानी क्षेत्र को हरा रंग से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्क यानी कि रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो है ये चाइना। ठीक है, चीन में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन होता है। और भारत का स्थान कौन सा है, तो दूसरा स्थान है, ये ध्यान रखना है। और रेशम उत्पादक सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो है कर्नाटक। केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, तो वो है मैसूर में, यानी कर्नाटक के मैसूर में। अच्छा केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल अघोषित युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था, तो नवाज शरीफ था। उस समय 1999 में हुआ था कारगिल का युद्ध। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और भारत का उस समय प्रधानमंत्री कौन थे कारगिल के युद्ध के समय, तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच है ना अब तक कितने युद्ध हो चुका है, 4 युद्ध हो चुका है। ठीक है, कब हुआ था, पहला युद्ध हुआ था 1947-48 में, दूसरा हुआ था 1965 में, तीसरा युद्ध 1971 में, और चौथा युद्ध हुआ था 1999 में, कारगिल युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये बास्केटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बास्केटबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 5-5 खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है टी शब्द, जो टी है ये टी शब्द किस खेल से संबंधित है, तो ये है पोलो खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर है ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दिया था। आई हैव ए ड्रीम, ये क्या है, प्रसिद्ध भाषण इस नाम दिया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमेरिका में दास प्रथा को समाप्त किसने किया, तो अब्राहम लिंकन ने किया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये कार्स्ट बीडो जो है ये भूमिगत जल से बनी आकृति है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। सर्क जो है ये हिम अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति है, हिम अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति है। और ड्रमलिन जो है ये हिम निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में मुख्य या प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ये नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास होता है पौधों में। ठीक है, अच्छा पौधों में जल का वहन जो है वो कौन करता है, तो जड़ से तना और पत्तियों में जल का वहन करता है जाइलम। ठीक है, ये ध्यान रखना है, जल का वहन करता है जाइलम। और देखिए जल का हो गया जाइलम, और भोजन का वहन करता है फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम। इसे याद कैसे रखना है, देखिए जल जाइलम हो गया, जल का जल जाइलम, और भोजन का इंग्लिश में बोलना है या फूड। ठीक है, तो फूड फ्लोएम, फूड फ्लोएम, फूड का वहन कौन करता है, फ्लोएम। तो ऐसे याद रखना है रिलेट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्किमो के घर बने होते हैं, तो एस्किमो के घर जो बने होते हैं वो किसका बना होता है, वो बर्फ़ का बना होता है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और एस्किमो के घर को है ना जो बर्फ़ का बना होता है इससे क्या बोला जाता है, इग्लू बोला जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो कोलकाता थी। कब राजधानी फिर दिल्ली बनी? तो 1912 में बनी थी। 1911 में इसकी घोषणा हो गया था, लेकिन 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन गया था, लागू हो गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्न को प्रतिनिधित्व के लिए नामित कर सकता है। तो लोकसभा के सदस्यों में जो राष्ट्रपति नामित करता है वो है एंग्लो इंडियन को। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया है, तो वो ध्यान रखना है। जैसे लोकसभा में SC ST का आरक्षण किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? लोकसभा में SC ST का जो सीटों का आरक्षण है वो किस अनुच्छेद में है? वो है अनुच्छेद 330 में है लोकसभा में। और विधानसभा में जो है वो किस अनुच्छेद के तहत है ना SC ST का आरक्षण है? तो वो है 332 में। ठीक है, इसे याद कैसे रखना है? देखिए, लोकसभा में 330 अनुच्छेद है और विधानसभा तो विधान 32 ऐसे, ताकि दोनों में कन्फ्यूजन ना हो। विधानसभा में SC ST का जो सीटों का आरक्षण है 32 में है, 332 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये परिवार कल्याण से संबंधित है। लाल त्रिकोण का संबंध परिवार कल्याण से है। अच्छा, कमल किसका प्रतीक है? तो संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। रेड क्रॉस किसका प्रतीक है? तो डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल का। लाल झंडा क्रांति का प्रतीक है और काला झंडा विरोध का प्रतीक है। पीला झंडा है संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगा झंडा होता है पीला झंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटूर रेखा दर्शाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को कंटूर रेखा ये दर्शाती है। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि समान दाब वाले जो काल्पनिक रेखा है दर्शाने वाला क्या कहलाता है? आइसो बार कहलाता है। समान वर्षा वाला आइसो हाइट कहलाता है। समान लवणता वाला आइसो हेलाइन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कन्फ्यूजन कभी ना हो इसलिए ध्यान रखना है। जैसे आइसो हाइट में लगता है ऊंचाई, तो कभी आप क्वेश्चन आपको दे दे कि समान ऊंचाई वाले, तो आपको लगेगा कि आइसो हाइट टिक कर दे, लेकिन ध्यान रखना है समान वर्षा वाले को है ना उसको बोला जाता है आइसो हाइट, और समान ऊंचाई वाले जो है वो कंटूर रेखा कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है वहाँ पे। ठीक है, और समान गहराई वाला जो है वो कहलाता है आइसो बाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा है? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है, इसे याद कैसे रखना है? आप लोग भी याद किए हुए हैं, ये 8 राज्य इसे याद रखना है। मित्र, पर, गमछा, झार। ठीक है, मित्र पर यानी 4 राज्य इसमें आ गया, मिजोरम, त्रिपुरा, पर यानी पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गमछा यानी गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झार यानी झारखंड। ये 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अच्छा, कर्क रेखा किसको कहा जाता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को जो है वो मकर रेखा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लाइफ पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये तस्लीमा नसरीन है। ठीक है, इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है जिससे एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक तो हो गया ए लाइफ, एक है लज्जा के लेखक कौन है? तो यही है तस्लीमा नसरीन। ठीक है, और एक है फ्रेंच लवर और एक है बेशरम, ये सभी के लेखक है तस्लीमा नसरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी बहती है, तो ये कहाँ बहती है? दक्षिण भारत में बहती है कावेरी नदी। ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कावेरी नदी जो है जल विवाद जो है वो किसके बीच है? तो कावेरी जल विवाद है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है। ठीक है, अच्छा, जो कावेरी नदी है ना कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? तो कावेरी को कहा जाता है। देखिए, दक्षिण की गंगा बोले तो कावेरी, एक आता है दक्षिण गंगा तो वो है गोदावरी। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य के तटवर्ती इलाकों में पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ये गुजरात में मैंग्रोव वन पाया जाता है। कहाँ? पश्चिम बंगाल के बाद, यानी कि सबसे ज़्यादा जो मैंग्रोव वन पाया जाता है वो पश्चिम बंगाल के सुंदरवन के डेल्टा सुंदरवन में पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और
एक क्वेश्चन अगर डायरेक्ट ये पूछ लिया जाए कि भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में। अच्छा, सर्वाधिक वन जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कहाँ पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक वन प्रतिशत किस राज्य का है, तो वो है मिजोरम में। अच्छा, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन है, तो 24.62% वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो घाना पक्षी अभ्यारण्य है ये राजस्थान में। ठीक है, गुजरात में एक इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है जो पूछा जाता है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात में। और मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम में। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उत्तराखंड में। अच्छा, ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। दाचीग्राम जम्मू कश्मीर में। एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो कि उत्तराखंड में। उसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क, फिर हुआ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और अब है रामगंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था, तो कब ये पारित हुआ था, 1985 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे दल बदल क्योंवा संविधान संशोधन के तहत ये पारित हुआ था, तो 52वां संविधान संशोधन के तहत कब हुआ, 1985 में। ठीक है, किस अनुसूची में है, तो 10वीं अनुसूची में है दल बदल, ये ध्यान रखना है। देखिए, जो अनुसूची है ना, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, तो बाद में जो 4 अनुसूची ऐड हुआ ना, इससे क्वेश्चन कई बार रिपीट होते रहता है। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। तो जो बाद में हुआ 9वीं अनुसूची पहला है। 9वीं अनुसूची में क्या है, तो भूमि सुधार संबंधी किस अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में। दल बदल किस में, 10वीं अनुसूची में। पंचायती राज 11वीं अनुसूची में। नगर पालिका 12वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के किनारे है, तो उज्जैन है क्षिप्रा नदी के किनारे है। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है सब। जैसे कि उज्जैन हो गया क्षिप्रा नदी के किनारे, और ये नासिक किस नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे, और ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ जो है किस नदी के किनारे, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। और लखनऊ किस नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे है। और अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो इसका आंसर क्या हुआ, कथकली है केरल का। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्य से पूछा जाता है। तो केरल से एक और कौन सा है, मोहिनी अट्टम, यानी कि कथकली और मोहिनी अट्टम कहाँ है, केरल का। कथक कहाँ का है, तो वो है यूपी का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। इसे याद कैसे रखना है, यानी कि जो कच्चा पूड़ी है आंध्रा में खा गए। ठीक है, अंधेरा में कच्चा पूड़ी खा गए, यानी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। और भरतनाट्यम का है, तमिलनाडु का है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। अच्छा, बिहू नृत्य कहाँ का है, असम का है। और बाकी इजी है कुछ, जैसे कि ओडिसी कहाँ है, तो ओडिशा का है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य कहाँ है, तो मणिपुर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 2 राज्यों की राजधानी है, तो चंडीगढ़ जो है 2 राज्यों की राजधानी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। पंजाब और हरियाणा का राजधानी दोनों कहाँ है, चंडीगढ़ है। अच्छा, पुदुचेरी की राजधानी कहाँ है, पुदुचेरी है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। दमन द्वीप एवं दादर नगर हवेली की राजधानी, तो दमन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज राजदूत था, तो ये था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है कई एग्जाम में। तो इंडिका के लेखक है मेगास्थनीज। इसे याद कैसे रखना है, देखिए इंडिका को इंडिया से रिलेट करिए और मेगास्थनीज को मेगा खनिज कर दीजिए, यानी कि इंडिया में मेगा खनिज है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडिका के लेखक कौन है, तो आपको दिमाग में आ जाएगा इंडिया में मेगा खनिज है, यानी इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। और एक क्वेश्चन मालूम पूछा जाता है ये अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो पाणिनि। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। इसे कैसे याद रखना है, तो अष्टाध्यायी को रिलेट कर दीजिए कष्ट से, अष्ट को कष्ट से, तो किसी को कष्ट होगा तो उसे पानी देंगे, यानी कि अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। अष्ट से हो गया कष्ट, तो कष्ट किसी को तो पानी देंगे, तो अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कुल समुद्री सीमा लंबी है, तो इसका करेक्ट आंसर है 7500 किलोमीटर है कुल समुद्री सीमा। ठीक है, भारत की
मुख्य भूमि के जो तट की लंबाई कितना है, तो वो है 6100 किलोमीटर। और संपूर्ण भारतीय भूमि जो द्वीपों सहित के तट की कुल लंबाई कितना है, तो 7516 याद रखना, 7516 किलोमीटर है। ठीक है। अच्छा, भारत के स्थलीय सीमा से कितने देश लगे हैं, तो 7 देश लगा है। कौन कौन सा है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। इसे याद रखना है, बचपन में MBA किया, यानी बचपन यानी कि बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, MBA यानी म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है, ये क्रम से भी है, मतलब कि सबसे ज़्यादा सीमा किस देश के साथ लगा भारत का, तो बांग्लादेश का है। सबसे कम सीमा किस देश का है, तो अफगानिस्तान का है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और समुद्री सीमा से कितने देश लगे, 2 देश लगा है, श्रीलंका और मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर है सिद्धार्थ था। ठीक है। अब बुद्ध से कई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ। देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म और महावीर स्वामी का जन्म कभी कभी क्या है, कन्फ्यूजन हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाता है, इसलिए इसको थोड़ा सा याद करना है रिलेट करके। जैसे गौतम बुद्ध का है 563 ईसा पूर्व में और महावीर स्वामी का जन्म है 540 ईसा पूर्व में। तो देखिए ये जो 63 वाला कैसे रिलेट करेंगे, गौतम 63 तो आ रहा है ना, गौतम में तो 63, गौतम 63, इसे याद ऐसे रखना है। ठीक है, गौतम 63, गौतम बुद्ध का जन्म हो जाएगा 563 ईसा पूर्व में, अब महावीर स्वामी का जन्म हो जाएगा 540 ईसा पूर्व में। ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, लुम्बिनी कहाँ है, नेपाल में। ठीक है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ, बोध गया में, पीपल वृक्ष के नीचे। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। देखिए, पहला उपदेश सारनाथ और सर्वाधिक को रिलेट करने सर्वाधिक श्रावस्ती, सर्वाधिक श्रावस्ती, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। और गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर में। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान करना है कि जो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में और मृत्यु कुशीनगर में, ये तीनों यानी कि सारनाथ, श्रावस्ती और कुशीनगर, ये तीनों उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। अच्छा, यहाँ क्या महावीर स्वामी से कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, तो महावीर स्वामी का भी यहाँ देख लेंगे। महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या है, वर्धमान है। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, 540 ईसा पूर्व में हुआ। जन्म कहाँ हुआ, तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ, तो जुम्भिक ग्राम में हुआ था, रिजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। ठीक है। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी, पावापुरी, जो कि राजगीर में है, नालंदा जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है हिमाद्री कहा जाता है। सबसे उत्तरी वाला जो है हिमालय के, वो है हिमाद्री, और सबसे दक्षिण वाला जो है वो शिवालिक कहलाता है। ठीक है। अच्छा, ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, इसमें कि कौन सा युग्म गलत है, तो 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस होता है, ये सही है, डॉक्टर दिवस। और 23 जनवरी को नेताजी जयंती, ये सही है। 23 जनवरी को करंट अफेयर से याद रखना है कि एक क्वेश्चन और कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 जनवरी को ही मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती के शुभ अवसर पर। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है, ये भी सही है। और 4 दिसंबर को विश्व प्राकृतिक दिवस है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि 4 दिसंबर को मालूम भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे भीतरी परत कहलाता है, तो ये कहलाता है क्रोड। ठीक है, इसे नीफे भी बोलते हैं। उसमें कौन कौन सा तत्व होता है, नीफे यानी कि निकेल और फेरस यानी लोहा, निकेल और लोहा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पृथ्वी के भूप्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो है ऑक्सीजन। ठीक है। अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है, तो वो है एल्युमिनियम। ठीक है। और सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला दूसरा धातु कौन सा है, तो लोहा है। तो इसको याद कैसे रखना है, देखिए सबसे ज़्यादा जो क्रम से बता देते हैं, सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, उसके बाद आता है सिलिकॉन, सिलिकॉन जो कि अधातु हो जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा धातु पूछे तो वो एल्युमिनियम आता है। तीसरे नंबर पर है ये, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम और फिर है लोहा। तो ये भूपृथ्वी में ये सबसे क्रम में सबसे ज़्यादा का ये
पाए जाने वाला तत्व है। ठीक है, इसे याद रखना है। आसी एलो यानी ऑक्सीजन सिलिकॉन, एलो यानी एल्युमिनियम और लोहा। इससे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप 2-3 क्वेश्चन इससे आप बता सकते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। अच्छा, भू प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, और मानव शरीर में भी है ना सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व है वो नाइट्रोजन है। तो ऐसे याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है, यानी कि भारतीय क्रांति का माता किसे कहा जाता है? मैडम कामा को कहा जाता है। ठीक है, मैडम भिखाजी कामा। इससे मैडम भिखाजी कामा से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे पहले विदेशी धरती पर तिरंगा किसने फहराया? तो मैडम भिखाजी कामा ने फहराया था। कहाँ? जर्मनी के स्टटगार्ड में। अब ऑप्शन नंबर ए में है कि अरुणा आसफ अली। इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? अरुणा आसफ अली को कहा जाता है। विजय लक्ष्मी पंडित से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूएनओ की महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित है। सुचिता कृपलानी से कौन सा क्वेश्चन आता है कि पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचिता कृपलानी ही थी, जो बनी थी कहाँ? उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षौभ मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है? तो इसकी सघनता बढ़ती है मालूम कब? शीत ऋतु में बढ़ता है। इसका करेक्ट आंसर हो गया शीत ऋतु। ठीक है, अब क्षौभ मंडल आया तो जो वायुमंडलीय परत है उससे जो क्वेश्चन आता है तो उसको यहाँ पे एक बार देख लेंगे। ठीक है, जैसे कि मौसम की सारी घटनाएं किस मंडल में होता है? तो क्षौभ मंडल में होता है। पृथ्वी का जो सबसे निचला परत कौन सा है? क्षौभ मंडल है। और वायुयान किस मंडल में चलता है? तो समताप मंडल में। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है कि जो सूर्य से निकलने वाली खतरनाक पराबैंगनी विकिरण जो है उससे कौन बचाता है? तो ओजोन परत बचाता है। ठीक है, और जो रेडियो टीवी जो संचारित किसके कारण संभव होता है? तो ये आयन मंडल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलॉक नामक पात्र विलियम शेक्सपियर की किस रचना का पात्र है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये मर्चेंट ऑफ वेनिस का पात्र है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है विलियम शेक्सपियर का पुस्तक जो है इंपॉर्टेंट, जैसे हेमलेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं शेक्सपियर। एक हेमलेट हो गया, फिर मैकबेथ, और फिर है रोमियो एंड जूलियट, द टेम्पेस्ट, जूलियस सीजर, ये सभी के लेखक है शेक्सपियर। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो दामोदर मौजो को मिला। 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को मिला था। ठीक है, अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो 1961 में हुआ था। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो जी शंकर कुरूप को मिला। ठीक है, करंट अफेयर से 1-2 क्वेश्चन और याद रखना है, जैसे कि 32वां सरस्वती सम्मान। देखिए ये सब क्वेश्चन है ना एग्जाम में पूछा जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार और स्वतंत्रता, ये सरस्वती सम्मान पुरस्कार, ये दोनों एग्जाम में पूछा जाता है। तो 32वां सरस्वती सम्मान 2022 किसे मिला? शिव शंकरी को मिला। ठीक है, सरस्वती सम्मान ऐसे रिलेट कर लेना, सरस्वती जो भगवान का नाम है माता, और जिसको मिला उसका भी भगवान का नाम है शिव शंकरी। और 32वां व्यास सम्मान 2022 किसे मिला? ज्ञान चतुर्वेदी को मिला। और 32वां बिहारी पुरस्कार किसे मिला? माधव हाड़ा को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये जर्मनी ने किया है सबसे पहले हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन। अब देखिए हाइड्रोजन से कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे सबसे हल्की गैस कौन सा? हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3। ठीक है, और ब्रह्मांड में यानी कि सूर्य या तारों में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वो भी है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की खोज किसने किया? तो हेनरी कैवेंडिश ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 48 कि फोबोस किस ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है? चंद्रमा यानी कि उपग्रह। ठीक है, तो फोबोस और डीमोस ये दोनों है मंगल ग्रह का उपग्रह है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, मंगल ग्रह को ना लाल ग्रह भी कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को कहा जाता है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को कहा जाता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा उपग्रह अभी किस ग्रह के पास है? तो सबसे ज़्यादा है शनि के पास है, 145 उपग्रह हैं शनि के पास, और बृहस्पति के पास है 95 उपग्रह।
ये ध्यान रखना। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे छोटा कौन सा है? बुध। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है ना कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच होता है, तो वो होता है किसके बीच? मंगल और बृहस्पति के बीच होता है। जैसे देखिए सूर्य से है ना, दूरी के क्रम में आप ग्रह याद रखिएगा ना तो कई क्वेश्चन इससे बन जाता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर होता है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह किस दो ग्रहों के बीच होता है? मंगल और बृहस्पति के बीच होता है। एक क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो वो है बुध। ठीक है, और सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो वो है वरुण। इसे याद ऐसे रख लीजिए, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 हो गया। 4 करके याद रखना। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इधर हो गया बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे कि 4 ग्रह दे दिया ऑप्शन में, बोलेगा कि इनमें से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है जो क्षुद्र ग्रह के बाएं साइड जो है ये है आंतरिक ग्रह। कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये है आंतरिक ग्रह। और जो क्षुद्र ग्रह के दाहिने साइड है ये है क्या है? बाह्य ग्रह है। तो ये कौन सा? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा भारत का पहला ध्रुवीय मिशन का नाम क्या रखा गया? तो इसका करेक्ट आंसर है एक्सपोसेट। एक्सपोसेट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसरो की स्थापना कब हुआ? 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। करंट अफेयर में एक क्वेश्चन याद रखना है, इसरो का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित श्री शरद कमल अचंता किस खेल से संबंधित है? तो ये टेबल टेनिस से संबंधित है। ठीक है, 2022 का जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला? तो श्री ये शरद कमल अचंता को मिला। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो है ना, इसका पहले नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न। इसी का नाम बदलकर इन्हें 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया। मेजर ध्यानचंद कौन थे? तो हॉकी के ये जादूगर कहलाते हैं, हॉकी के खिलाड़ी हैं। ठीक है, और इन्हीं के जन्म दिवस पर है ना राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन याद रखना है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो ये थे विश्वनाथ आनंद है। अच्छा, ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है इसमें कितना राशि दिया जाता है? 25 लाख रुपए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है अपघटक। उच्चतम पोषण स्तर जो है अपघटक को प्राप्त होता है। कैसे? देखिए, एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे जैविक घटक को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है उत्पादक, फिर उपभोक्ता, और अंत में लास्ट वाला होता है अपघटक। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि एक पोषी स्तर से, जैसे खाद्य श्रृंखला में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का कितना प्रतिशत स्थानांतरण होता है? तो 10% स्थानांतरण होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ऊर्जा का जो दशांश नियम यानी 10% नियम है ये किसने दिया? तो लिंडमैन ने दिया था। तो याद रखना है आपको, लिंडमैन ने दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है ये भी और ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दाब विद्युत प्रभाव। दाब विद्युत प्रभाव के कारण ये होता है। ठीक है, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित है। एक क्वेश्चन आपको ये पूछा जाता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया? तो ये हेनरिक हर्ट्ज ने किया था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश विद्युत जो प्रभाव का सिद्धांत किसने दिया? तो आइंस्टीन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो वो है नियॉन गैस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अम्लीय वर्षा में प्रयुक्त होने वाला गैस कौन कौन सा है? तो वो है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है लाल रक्त कोशिकाओं से होता है। ठीक है, देखिए आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण दोनों का अस्थि मज्जा में होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डब्ल्यूबीसी जो है व्हाइट ब्लड सेल
श्वेत रक्त कणिकाएं जो है WBC का जीवन काल कितना होता है, तो 2 से 4 दिन होता है। और RBC का जो है रेड ब्लड सेल, RBC का जीवन काल कितना होता है, तो 100 से 120 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 55। सोरा जो बारूद बनाने के काम में आता है का रासायनिक नाम क्या है, यानी कि सोरा का रासायनिक नाम क्या है, तो पोटेशियम नाइट्रेट है। ठीक है, ये ध्यान रखना, पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। और ये बारूद बनता किससे, तो इसमें क्या है, सल्फर, चारकोल और नाइटर, ये का सभी का मिश्रण है बारूद। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया, तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया, और अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही ना जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर होती है। यदि वस्तु की को लेंस से 30 मीटर की दूरी पर रखा गया है तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होता है वो धनात्मक होता है, और अवतल लेंस की जो होता है वो ऋणात्मक होती है। तो ये ध्यान रखना है। तो फोकस दूरी जो है F बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। ठीक है, फोकस दूरी बराबर, और वस्तु की दूरी जो है U बराबर है माइनस हो जाएगा ये भी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, पूछा क्या है मालूम, जो प्रतिबिंब की दूरी यानी कि V बराबर पूछा है। तो इसका जो फोकस दूरी का जो सूत्र होता है वो यहाँ पर लिख लेते हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो जो पूछा क्या है 1/v, यानी v वाला पूछा है प्रतिबिंब की दूरी, तो ये u वाला जो है ना इधर कर देंगे, तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/f प्लस 1/u। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 1/f जो है फोकस दूरी है वह 1 - 15 है, प्लस ये u जो है वो 1 - 30 है। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा -30, 15 दूनी 30, ये माइनस में 30 से कहीं 30 यानी -1, तो ये हो जाएगा 3/30 हो जाएगा। तो इसको काट देंगे, -3/30 हो जाएगा, तो ये 3 × 30 यानी कि 1/v बराबर 1 - 1/10 है, तो v बराबर हो जाएगा -10 सेंटीमीटर, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंदें गोल होने के कारण क्या है, तो जल का पृष्ठ तनाव के कारण होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो पृष्ठ तनाव के कारण ये गोलाकार होता है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो पानी में मिट्टी का तेल डालने पर जो पृष्ठ तनाव क्या होता है वो कम हो जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पिंड का वेग को 2 गुना कर देने पर उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा, वो 4 गुना हो जाएगा। क्योंकि जो गतिज ऊर्जा है ना, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 12mv²। तो जब v जो है ना गति है, यहाँ वेग है, वेग को 2 गुना करेंगे तो स्क्वायर इस पर है, 2 दूनी 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शराब के अत्यधिक उपभोग से क्षति होती है किसकी, जो लीवर की क्षति होती है, यकृत की। ठीक है, अब यकृत से कई क्वेश्चन पूछा जाता है तो एग्जाम में, तो ये ध्यान रखना है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा, यकृत। सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि जो मस्तिष्क में पाया जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि विटामिन ए कहाँ संग्रहित होता है, तो यकृत में होता है। पित्त का स्त्राव कहाँ से होता है, यकृत से होता है। यहाँ पर कन्फ्यूजन वाला है तो इसलिए ध्यान रखना है, पित्त का स्त्राव यकृत से होता है, लेकिन पित्त जमा कहाँ होता है, वो पित्ताशय में होता है, ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है कि किडनी की इकाई क्या है, यानी कि गुर्दा जो है वो इसकी इकाई क्या है, तो वो है नेफ्रॉन, और तंत्रिका तंत्र की इकाई है न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, तो सबसे ज़्यादा ये सब पाया जाता है कि इसमें ये कार्बन पाया जाता है। ठीक है, कार्बन एक अधातु है, इसका परमाणु संख्या 6 है। ठीक है, और हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कार्बन का है। ठीक है, अच्छा विद्युत का सुचालक अधातु कौन सा है, तो वो है ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है MnO2 प्लस 4 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जब ये दोनों अभिक्रिया करता है
ठीक है, तो बनता है MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। दी गई अभिक्रिया उदाहरण है, दी गई जो अभिक्रिया है रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है, तो इसका करेक्ट आंसर है रासायनिक प्रतिक्रिया है। ठीक है, देखिए दो होता है, एक होता है रासायनिक प्रतिक्रिया, एक होता है भौतिक प्रतिक्रिया। तो रासायनिक प्रतिक्रिया क्या है, जब प्रतिक्रिया होने के बाद वो पहले पुराने वाली अवस्था में ना वो नहीं आ सके तो वो रासायनिक परिवर्तन हो गया। और जो पहले वाली अवस्था में आ जाए यानी फिर से वो प्रोसेस कर सकते हैं तो वो होता है भौतिक परिवर्तन होता है। जैसे कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण में आ जाता है जैसे मोमबत्ती का पिघलना, जल का बर्फ बनना, ये सब भौतिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन आ गया दूध का दही बनना, मोमबत्ती का जलना, ये क्या है रासायनिक परिवर्तन में आ गया। दूध का पनीर बनना, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला सफ़ेद अवक्षेप क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये बेरियम सल्फेट होता है। फिर से समझिए, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला सफ़ेद अवक्षेप क्या होता है, वो बेरियम सल्फेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु है, तो इसका करेक्ट आंसर है पोलेनियम जो है वो अंतिम उपधातु है। ठीक है, यहाँ पोलेनियम से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन सा है, तो पोलेनियम है। मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है, तो पोलोनियम है। पोलोनियम की खोज किसने किया, मैडम क्यूरी और पीरे क्यूरी ने किया था। ठीक है, अच्छा आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया, तो ये हेनरी मोसले ने दिया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अष्टक नियम है, जो अष्टक नियम में जो किस तत्व तक वो जो नियम है ना सही पाया गया, तो कैल्शियम तक पाया गया, ये ध्यान रखना है। ये अष्टक नियम किसने दिया, तो न्यूलैंड ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलती है, तो इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन निकलता है। अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बारे में कई क्वेश्चन बताए हैं तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर प्रति सेकंड है, तो ध्वनि तरंगें 700 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितना है मीटर प्रति सेकंड में सब, तो ये इसको भी मीटर में बदल देंगे, 1000 से गुना कर देंगे 7000 मीटर। दूरी बटा चाल, चाल कितना है 700 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये 1 2 शून्य से ये चला गया, 7 से काट देंगे 10, तो 10 सेकेंड हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीथेन गैस बनती है, तो इसका करेक्ट आंसर है कि सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मीथेन गैस बनती है। मीथेन से भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, जैसे कि मार्स गैस किसे कहा जाता है, तो मीथेन को कहा जाता है। मीथेन का कौन सूत्र क्या होता है, CH4। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोयले के खान में विस्फोट का कारण कौन सा है, तो मीथेन है। बायोगैस में है 65% से अधिक है मीथेन गैस पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर है, तो इसका करेक्ट आंसर है कि चतुष्फलकीय संरचना एवं षटकोणीय संरचना। ये क्या मुख्य अंतर है, होता यह है देखिए कि जो हीरा है ना ये चतुष्फलकीय है और ग्रेफाइट क्या है, ये षटकोणीय है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क सेल में जिंक की सतह पर होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऋणात्मक होता है। जो शुष्क सेल में जिंक की सतह क्या होती है, वो वहाँ ऋणात्मक होता है। जैसे शुष्क सेल में ना कैथोड का कार्य ग्रेफाइट की छड़ करती है जिसकी सतह धनात्मक होती है, ये ध्यान रखना है। कैथोड और एनोड ये पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, फिर से समझिए। शुष्क सेल में कैथोड का कार्य ग्रेफाइट की छड़ करती है जिसकी सतह धनात्मक होती है, और शुष्क सेल में एनोड का कार्य जिंक की छड़ करती है जिसकी सतह ऋणात्मक होती है, यानी कि एनोड वाला वो ऋणात्मक होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि शुष्क सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तो शुष्क सेल जो है ना रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणुक आयतन कितना होता है, तो आदर्श गैस का जो आयतन होता है 22.4 लीटर होता है। ठीक है, आदर्श गैस का जो सूत्र क्या होता है,
तो आदर्श गैस का समीकरण होता है PV बराबर nRT, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, बॉयल का नियम क्या बताता है? बॉयल का नियम है कि आयतन है ना दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। बॉयल के नियम के अनुसार आयतन दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। और चार्ल्स का नियम क्या होता है? आयतन जो है वो परम ताप के समानुपाती होता है। ये ध्यान रखना, डायरेक्ट ऐसे सूत्र से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में कौन सा रक्त ग्रुप प्रायः अधिक पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी पॉजिटिव है ना, ज़्यादातर बी पॉजिटिव पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, रक्त समूह की खोज किसने किया? तो लैंड स्टीनर ने किया। रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया? तो विलियम हार्वे ने किया था। इसे याद कैसे रखना है? देखिए, परिसंचरण यानी कि इसको ऐसे रिलेट करिए कि परिवहन, तो परिवहन किस पे चलता है? हाईवे पे। तो रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया? विलियम हार्वे किया। लेकिन इसको हार्वे नहीं बोलना है, इसको याद रखने के लिए हमेशा बोलना है विलियम हाईवे, ठीक है। विलियम हाईवे यानी कि रक्त जो है परिसंचरण जो है, रक्त जो परिवहन होता है किस पे? हाईवे पे। तो रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया? विलियम हाईवे। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरों को प्रतिदिन औसत मात्रा वाले कितने संतुलित आहार देने चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है जो 3 औसत मात्रा वाले संतुलित आहार देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबड़, प्लास्टिक, डाई स्टफ, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है पेट्रो रसायन का प्रयोग किया जाता है। फिर से समझिए, सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबड़, प्लास्टिक, डाई स्टफ, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स के निर्माण में पेट्रो रसायन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बहुकोशिकीय सजीव में जैसे कि राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु, एस्परजिल्स इत्यादि का प्रजनन इस प्रकार होता है। तो कैसा होता है? बीजाणु से होता है, ठीक है। देखिए, शैवालों में ना 3 प्रकार के प्रजनन होता है, ये ध्यान रखना है। कायिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोअस्टोमेटा जबड़े रहित डैश होते हैं। तो क्या होता है? साइक्लोअस्टोमेटा जबड़े रहित कशेरुकी होते हैं। कशेरुकी यानी वर्टिब्रिटा होते हैं, ठीक है। साइक्लोअस्टोमेटा जबड़े रहित कशेरुकी होते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य में कुल कितने कशेरुक होते हैं? तो 33 कशेरुक होते हैं, ये ध्यान रखना है। अच्छा, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है? फीमर की हड्डी है, जो कि जांघ में पाई जाती है, ठीक है। और सबसे छोटी हड्डी कौन सा है? तो अस्टेपिज हड्डी है, जो कि कान में पाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ से मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन शुरू होता है। तो इस प्रकार आपका सेट नंबर 16 का पूरा जीके और साइंस का क्वेश्चन होता है समाप्त। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रपति चुनाव पद्धति किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। और आज का क्वेश्चन है कि 1950 में सर्वोदय योजना किसने प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।